जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज फिर लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। हाँ दोस्तों, एक नया टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पार्ट 1 की चर्चा होगी, अर्थात यह कई पार्ट में आएगा और ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न आते हैं। दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसके कई चरणों से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं और उसकी विशेषता क्या क्या है। आइए देखते हैं। प्रथम चरण, इसमें 3 चरण की बात कही जाती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। दोस्तों तो प्रथम चरण में हम देखते हैं जिसका काल दिया गया है। प्रथम चरण का काल क्या है दोस्तों? तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का काल जो था वो प्रथम चरण का था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल 1905 तक प्रथम चरण का रहा। 1905 तक प्रथम चरण का रहा। 1885 से लेकर 1905 तक का प्रथम चरण था, जिसमें कई घटनाओं के बारे में आप जानेंगे। इसके अंतर्गत आप राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे, बंग भंग आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो इसके चरण में पढ़ा जाएगा, यानी प्रथम चरण में पढ़ा जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बंग भंग आंदोलन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। आइए देखते हैं इसकी और विशेषता क्या है। तो प्रकृति, इस चरण की प्रकृति उदारवादी थी। क्या थी जी? उदारवादी थी। इसमें जो भी अग्रणी नेता थे उदारवादी थे और वे है ना शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को ब्रिटिश सत्ता के सामने रखना चाहते थे। अच्छा, सवाल पूछता है कि इस चरण का उद्देश्य क्या था जी? तो ब्रिटिश भारत के औपचारिक प्रशासन में सुधार, अर्थात जो भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था वैसा भेदभाव न हो, उन्हें भी उचित पद मिले, उन्हें उचित सम्मान मिले, उचित वेतन मिले। अर्थात ब्रिटिश कालीन जो प्रशासन था उसमें सुधार की बात कही गई। अर्थात प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण ये दिखाता है कि इसमें कहीं ना कहीं है ना ब्रिटिश भारत में जो प्रशासन था उसमें सुधार करना था। जिसके अग्रदूत कौन थे जी? जिसका अग्रदूत आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अग्रदूत दादा भाई नौरोजी। कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा, अन्य प्रमुख व्यक्ति भी शरण में रहे, जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हुए, बदरुद्दीन तैयब जी हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, रास बिहारी घोष हुए। ये सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं योगदान देते हैं, शरण में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। दोस्तों तो इस तरह आपने प्रथम चरण देखा। प्रथम चरण में आपने काल देखा, प्रकृति देखी, उद्देश्य देखा, अग्रदूत देखा, अन्य प्रमुख व्यक्तियों को देखा। साथ ही साथ कई घटनाएं हैं जिसके बारे में हम आगे अगले पार्ट में जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों दूसरे चरण में यानी द्वितीय चरण में हम देखते हैं इसका काल 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक रहता है। 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक रहता है। यह जो काल है इसकी प्रकृति जो है ये उग्रवादी चरण है, यानी इसकी प्रकृति उग्रवादी है। इसमें जो भी नेता आए वो उग्र प्रवृत्ति के थे, अर्थात उग्र प्रवृत्ति उनकी थी। वे चाहते तो सरकार के साथ विरोध करके, यानी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर थे वे। अच्छा, इनका उद्देश्य स्वशासन एवं स्वराज की मांग थी। हाँ दोस्तों, स्वशासन एवं स्वराज की मांग थी। दूसरे चरण को हम देखते हैं तो दूसरे चरण के जो भी नेता हुए या जो भी अग्रणीय है ना व्यक्तित्व हुए, तो उन्होंने अपनी बात को ब्रिटिश सत्ता के सामने रखा और उसमें उन्होंने स्वराज और स्वशासन की मांग की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अग्रदूत में बाल गंगाधर तिलक। हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक इसके अग्रदूत माने जाते हैं शरण के। अन्य प्रमुख व्यक्ति भी हैं, जैसे बिपिन चंद्र पाल हुए, लाला लाजपत राय हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, एनी बेसेंट। ये सभी व्यक्तित्व हैं जो इस चरण में अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आपने सुना भी होगा कि बाल गंगाधर तिलक की एक पंक्ति है, एक नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये पंक्ति काफ़ी प्रचलित भी है उस दौरान और काफ़ी बुलंद भी हुई। होम रूल आंदोलन जब चलता है इनके द्वारा चलाया जाता है, एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वशासन की बात कही जाती है। दोस्तों तो हम द्वितीय चरण में देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीयों की जो मांग थी वो स्वराज्य की मांग थी, स्वशासन की मांग थी। दोस्तों
अच्छा, तीसरे चरण की ओर हम चलते हैं। तीसरा चरण हमारा जो है इसका काल 1919 से लेकर 1947, अर्थात जब तक हम आज़ाद नहीं होते हैं तब तक ये चरण चलता है। इस काल में प्रकृति जो है वो गांधीवादी है, अर्थात तृतीय चरण की प्रकृति जो है वो गांधीवादी है। कहीं ना कहीं गांधी का प्रभाव इस चरण पे दिखाई देता है। गांधी की जो है ना विचारधाराएं थी उस पे लोग चलना चाहते हैं और उस आधार पे है ना भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है जी इस चरण का? तो इस चरण का उद्देश्य है भारत को स्वतंत्र करने की मांग, अर्थात अब भारतीय आज़ादी चाहते हैं, भारतीय स्वयं का शासन चाहते हैं, स्वयं के अधीन रहना चाहते हैं, किसी दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। इस काल की प्रकृति और उद्देश्य यही है। इसके अग्रदूत रहते हैं हमारे महात्मा गांधी बापू, है ना, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस काल के अग्रदूत हैं। अच्छा, इसमें अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों का भी योगदान रहता है, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बी.डी. सावरकर हैं, सरोजनी नायडू हैं, अरुणा आसफ अली हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, विजयलक्ष्मी पंडित हैं। ये सभी व्यक्तित्व जो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और भारत को स्वतंत्र कराने में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। इनके कारण कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो उसको है ना उस में सम्मिलित होती हैं राष्ट्र को है ना ये करने के लिए। तो आप सभी ने देखा प्रथम चरण में आपने देखा कि आप है ना प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। पार्ट 2 में हम देखेंगे प्रथम चरण के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके जितने भी हैं है ना जो भी तथ्य हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप अच्छा कर सके, अच्छा जान सके, अच्छा सीख सके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए तथ्य के साथ। जय हिंद दोस्तों।